नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। तीसरे चरण के चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मतदान केंद्रों पर सभी तरह की तैयारियां जो कुछ भी की गई हैं उसकी निगरानी की जा रही है और 20 तारीख अर्थात कल 7 बजे से वोटिंग बाकायदा शुरू हो जाएगी। 16 जिले, 58 विधानसभा क्षेत्र, 627 उम्मीदवार, इनके भाग्य का फैसला हो जाएगा। मतदाताओं में बेहद उत्साह है क्योंकि यह तीसरा चरण सबसे बड़ा चरण है और कई प्रमुख सीटों पर कई प्रमुख प्रत्याशी उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होने जा रहा है। और यह तीसरा चरण यह तय कर देगा कि वास्तव में उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में जो कुछ भी घुला मिला और जो कुछ भी मुद्दा बना, उस मुद्दे को जनता किस नजरिए से देखती है और क्या वही मुद्दे उसके आधार बने वोटिंग के लिए, जो प्रेरक भी बने उसके लिए। हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला जुड़ रहे हैं और अनूप उन सभी बारीकियों पर नजर डालने की कोशिश करेंगे जो आप सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। अनूप, 16 जिले हैं, महत्वपूर्ण जिले, बुंदेलखंड का भी इलाका कवर हो रहा है, मध्य यूपी और कई प्रमुख शहर। क्या देखते हैं आप, तीसरा चरण किस तरह से सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है? दिवाकर जी, जैसे पिछले जो 2 चरण रहे हैं वो थोड़ा सा जैसे पश्चिमी जिले जो पश्चिम यूपी आता है उसमें, तो वो थोड़ा बीजेपी के लिए थोड़ा कठिन दौर रहा और बीजेपी भी इस बात को जानती थी, समझती थी। और लेकिन खास तौर पर जिसे कहा जाए वो जो 2 चरण है जो पश्चिम यूपी का है वो सपा आरएलडी के लिए जिसे कहा जाए सौगात भरे चरण रहे के लिए बैकअप मिला उनको वहां से। ये जो सूत्रों से खबर जैसे मतदान को देखकर लगता है और ये सपा आरएलडी को भी लगा कि ये 2 चरण उनके थे और बीजेपी को जहाँ तक ये लगता है कि हाँ जो 2 चरण बीजेपी के लिए थोड़ा कठिनाई भरे थे, जिसके कई कारण रहे हैं। लेकिन अब ये जो तीसरा चरण है ये एक निर्णायक बढ़त देने के महत्वपूर्ण चरण आ चुका है और इससे एक तरह से चुनाव का जो जिसे कहा जाए कि जो गेम है वो खुल जाएगा। क्योंकि पिछले 2 चरण रहे वो अभी भी बीजेपी के थोड़ा कठिनाई दौर रहा है, लेकिन इससे अब आगे बढ़त लेने का समय, आगे सीटें बढ़ाने का जो समय है वो तीसरे चरण से मिलने वाला है। जहाँ तक कि बीजेपी के लिए थोड़ी सी कहा जाए थोड़ा बहुत पिछले चरण से अच्छा हो सकता है, या थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क रह सकता है इस चरण में, तीसरे चरण में। वही सपा की पूरी कोशिश है कि जो दूसरे चरण में जिसे उसको लग रहा है कि हाँ कुछ उसके हाथ में आया है, हालांकि ज्यादा कुछ हाथ में आने की खबर नहीं है, जितना नुकसान सोच है सपा आरएलडी की जो कर पाएंगे पिछले 2 चरण में, उतना नुकसान होता दिखाई नहीं दिया है। लेकिन फिर भी हाँ, बीजेपी को नुकसान जो पिछले बार कहा जाए कि की तरफ बढ़ी थी वो इस समय पिछले जो 2 चरण उसमें नहीं रहा। लेकिन अब तीसरा चरण के लिए और सपा आरएलडी के लिए खासा महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि यहाँ जो पार्टी निर्णायक बढ़त ले लेगी वो के लिए आगे के चरणों तक सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ये बुंदेलखंड का जो क्षेत्र आता है यहाँ पे बीजेपी थोड़ा सा अपनी बढ़त बनाने की कोशिश जरूर करेगी कि यहाँ से थोड़ा हमें बढ़त मिल जाए। बीजेपी का जो आरएलडी जो बुंदेलखंड काफी है, ये सारे क्षेत्र है, यहाँ से बढ़त लेने की कोशिश जरूर बीजेपी करेगी और उसको उम्मीद भी है कि हाँ यहाँ से बढ़त होगी, तो आगे देखने वाली बात होगी क्या निकल के आता है। लेकिन हाँ, बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण ये तीसरा चरण होगा और सपा आरएलडी जो गठबंधन है उनके लिए भी ये तीसरा चरण ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ से जिसके पास बढ़त आ गई वो बढ़त उसके लिए आगे सबसे ज्यादा फायदेमंद होगी। जी अनूप, जैसा कि हमने और रिपोर्टर्स से बात की, सहयोगियों से, उनके आधार पर विकास एक प्रमुख मुद्दा बन गया है। विकास बनाम अन्य मुद्दे, और उन अन्य मुद्दों में स्थानीय मुद्दे भी हैं। क्या इन जो 16 जिलों में जहां भी चुनाव होने जा रहा है विकास का मुद्दा ही प्रभावी रहेगा? ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के दावे पर मुहर लगेगी या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स जो भी प्रभावी हो रहे हैं, जिसमें स्थानीय स्तर पर भी विधायकों के खिलाफ थोड़ी नाराजगी भी है, जो भी सिटिंग है, क्या एक बड़ी भूमिका होगी जब मुद्दों की बात हम करते हैं उस संदर्भ में? देखिए अलग अलग
यूपी के चुनाव में सबसे बड़ी खास बात है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दे हैं। जो चल रहे हैं वहाँ विकास का मुद्दा थोड़ा प्रभावी नहीं रहा है, वहाँ जातिगत समीकरण हावी रहा है। विकास का मुद्दा यहाँ से शुरू होता है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिससे बीजेपी गेन कर सकती है थोड़ा। पिछले 2 साल तो जाहिर सी बात है, देखिए एक आंदोलन जैसे रहा, उसका थोड़ा सा असर आया, ज्यादा असर हालांकि नहीं आ पाया, क्योंकि आए टाइम से जिस तरह से किसान आंदोलन वापस लिया, उसका फायदा बीजेपी को रहा। इतना बड़ा नुकसान होने की आशंका थी, उतना बड़ा नुकसान मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा। नुकसान है लेकिन इतना बड़ा नुकसान नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, वहाँ पर जैसे आयुर्वेदी जयंत की बात आ रही है, तो वो उनके लिए जिसे कहा जाए एक केक की तरह है, जिसे कहा जाए स्वीट केक की तरह है, जो वहाँ अपने जो जिसे कहा समुदाय है, वो उनको एक स्थापित करना चाहती है। युवा जात है, मैं बात बोल रहा था, युवा जात जात है, वो अभी थोड़ा अलग रहा जैन से, वो बीजेपी के पक्ष में गया है, और खासतौर से जो जात महिलाएं हैं वो भी बीजेपी के पक्ष में जाती दिखाई दी। लेकिन युवा जात है वो जयंत चौधरी को स्थापित करना चाहता है राजनीति में। क्यों? क्योंकि जयंत चौधरी का जो पहला चुनाव होगा जिनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा अजीत सिंह के बाद में, तो वहाँ के मुद्दे अलग रहे। तो अब लेकिन जो बात आती है बुंदेलखंड, जहाँ विकास की असीम संभावनाएं आज भी है, और लेकिन फिर भी बीजेपी वहाँ विकास करने की कोशिश की, बीजेपी अपने विकास के दावे वहाँ गिना रही है। तो विकास का जो मुद्दा वो यहाँ से मेरे अनुभव के अनुसार यहाँ से शुरू होता है कि अब बुंदेलखंड के आगे आप बढ़ेंगे, अभी पंजाब आएगा, आवाज आएगा, तो वो वहाँ पे विकास जरूर दिखाई देगा। लेकिन अभी जो पिछले 2 चरण है वो जातिगत समीकरण ज्यादा उलझा रहा, लेकिन आज फिर भी महिलाओं ने विकास के नाम पे देखा गया है, जिस तरह दी रही है विकास के नाम पे बीजेपी को बहुत ज्यादा किया है, और साथ में जो एक रहा उसका भी असर जो बुजुर्ग ज्यादा रहा, वो जल्दी कई टेक्निकल चीजें रही हैं जिससे बुजुर्ग वोटों में ज्यादा रुझान का दिखाई दिया। तो कुल मिला के अलग अलग चरणों में अलग अलग मुद्दे होंगे, और एक साथ दिखाई भी दे रहा, चेंज दिखाई दे रहा है, कहीं जाति का समीकरण ज्यादा आगे पड़ रहा है, कहीं विकास के मुद्दे आगे पड़ रहे हैं, और जैसे जैसे नए मुद्दे की एंट्री हो रही है, जैसे हिजाब का मुद्दा एंट्री नया लिया है, उसका भी आगे जैसे अलग क्षेत्र में बढ़ेगा तो वो मुद्दा ज्यादा प्रभावी दिखाई देने लगेगा। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दे इस समय यूपी चुनाव की खासियत बनते दिखाई दे रहे हैं। तीसरे चरण में क्या ऐसे मुद्दे हैं जो लगभग सभी इन 58 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभावी हो सकते हैं, जिसमें आपने हिजाब का जिक्र किया, हिजाब का मुद्दा या मंदिर प्रकरण, या बीजेपी के वो दावे जो विकास के संदर्भ में किए जा रहे हैं, और अखिलेश यादव या विपक्ष की तरफ से उनकी जो काट की जा रही है, जनता किन मुद्दों को ज्यादा गहरे नजर से देख रही है? देखिए, बुंदेलखंड में तो विकास की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि थोड़ा सा जैसे कहा जाए कि अविकसित क्षेत्र कई सालों से बना हुआ है, कई पार्टियां गई, लेकिन वो क्षेत्र ज्यादा विकसित नहीं हो पाया। बीजेपी ने थोड़ा ध्यान दिया तो वहाँ पे जो विकास का क्षेत्र ज्यादा प्रभावी रहेगा। फिर साथ में देखिए एक जो फ्री राशन वाला मुद्दा, जो फ्री राशन चला है कोरोना काल में, ये मुद्दा भी बहुत हद तक चल रहा है। जमीन हकीकत में आपको बताता हूँ, बहुत हद तक ये मुद्दा चल रहा है कि हाँ बीजेपी ने आपको फ्री राशन दिया, हमारे पास किसान निधि आ रही, ये मुद्दा भी साथ में चल रहा है। ये जो लाभ मिला है बीजेपी की तरफ से लोगों को, ये भी बेशक काम कर रहा है जमीनी हकीकत से, और ये अब तीसरे चरण में ज्यादा दिखाई देगा, ये ज्यादा प्रभाव डालेगा। मैंने कहा 2 चरण थोड़े जातिगत समीकरण उलझे रहे, लेकिन ये जो तीसरे चरण है ये यहाँ से ज्यादा दिखाई देगा। हिजाब पैसा भी अचानक से जिसकी एंट्री हुई है, वो एक तरह से अभी देखना आकलन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कितना उसका फायदा नुकसान होगा, लेकिन इतना जरूर बता देता हूँ, ये अचानक से जो बॉल आ गई है बीजेपी के खेमे में, वो बॉल जो दिया गया है बीजेपी तरफ से, बिल्कुल वो फायदा कर रहा है। और ये मुद्दा कितना फायदा कर रहा है ये तो आकलन करने की बात है, कितना परसेंटेज का मैटर बता, लेकिन हाँ ये मुद्दा भी असर कर रहा है कि ये हिजाब का मुद्दा भी अब थोड़ा आगे बढ़ता जा रहा है, इसको हवा दिया जा रहा है, जो बीजेपी को अपने तरीके से फायदा करने की उम्मीद है। और साथ में जैसे ये है कि बार किसान आंदोलन हर जगह लिया जा रहा है, विकास के मुद्दे के सफा उठा रही, तो विकास के मुद्दे में बेशक बीजेपी को फायदा मिलेगा, इसमें सबसे अहम बात जो है कानून व्यवस्था, जो अब आगे काम करता हुआ दिखाई देगा। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर इस बात को, जैसे कि आज आपने अब बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तो कल अहमदाबाद लास्ट केस में जो फांसी हुई है, उसके एक आपत्ति के पिता सपा
एमपीओ के साथ। तो ये चीजें दिखाई जा रही है। तो अब ये जाहिर सी बात है कि अब ये जिस जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है, बीजेपी अब अलग करने जा रही है और बहुत ठोस मुद्दा बनाया जा रही है। आज भी बीजेपी की जैसे मीटिंग है, तो अब आगे के चरणों के जो मुद्दे हैं ये सब आप देखेंगे कि वो थोड़े से बदलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अब जो आगे के जो चरणों के जो मतदान होने हैं उस पर बीजेपी अपनी एक अलग रणनीति बनाकर करने की पूरी योजना के साथ साथ बड़े नेता अमित शाह भी लखनऊ आएंगे, तो बड़ी एक मीटिंग होने वाली है। 80 से ज्यादा नेता यहाँ पे आ रहे हैं। एक बड़ी मीटिंग होने वाली है जो आगे के चरणों के लिए मुद्दे नए मुद्दे रखने की उम्मीद है। नए मुद्दे सामने अब आएंगे। तो ये अलग जैसे बात मैं कर रहा हूँ कि अलग अलग चरण में अलग अलग मुद्दे प्रभावी होंगे और अलग अलग मुद्दे पार्टियां उठाएंगी। पुराने मुद्दे बेशक रहेंगे लेकिन वो गौर होते जाएंगे। प्रभावी मुद्दे जो नए सामने रखे जाएंगे अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से। अलग में मुद्दा जो आएगा, अलग में बेशक हिजाब का मुद्दा बहुत काम करने वाला है, वो यहाँ करेगा। पूरा के क्षेत्र में पूरा में भी अलग जातीय गरीब यहाँ पर चलेगी। और साथ में जो लाभान्वित जो मैंने कहा ना कि जीएसटी के नीचे थोड़ा की सकता दिखाई दे रहा है बीजेपी की तरफ, जिसको फ्री राशन मिला है, जिसको खाते में पैसा दिया है, तो वो थोड़ा सा बीजेपी तरफ खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरी तरफ देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी सीट बनाते दिखाई दे रहे हैं, जहाँ तरफ है अभी अच्छा है। और साथ में रात भर है, उनको भी थोड़ा सा दामादोर स्थिति, क्योंकि चुनावी जो उनकी जो प्रत्याशी जो थोड़ा सा लग रही है, वो फंसते नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दे अभी आपको दिखाई देंगे। हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा। आप सोच सकते हैं कि लगभग पूरे यूपी में कल चुनावी चहल पहल रहेगी। सभी अगर आप एरिया वाइज देखें तो लगभग हर उस हिस्से में जहां कि आप बता रहे हैं कि विकास के अलग अलग मुद्दे हैं और इसीलिए एक महत्वपूर्ण चुनाव का ये चरण है। और इस चरण में जो बातें नेताओं की तरफ से, बड़े नेताओं की तरफ से कही गई हैं, उसमें जो हम बातचीत कर रहे हैं वो भी है कि जनता ये चाहती है कि सड़क, घर, बिजली तो रहे ही मुद्दा, रोजगार भी मुद्दा रहे, लेकिन साथ ही साथ स्वच्छ पेयजल अर्थात पानी भी एक मुद्दा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बुंदेलखंड का जो एरिया है वहाँ पानी बड़ा मुद्दा है। पानी की समस्या अलग रहती है, काफी ज्यादा रहती है। वहाँ की तो पानी की व्यवस्था कराना वो तो एक अपना हमेशा से हर चुनाव में बड़ा मुद्दा रहता है वहाँ पानी। और साथ में जैसे आपने कहा आवास, जो आवास जो प्रधानमंत्री आवास दिए हैं उनका अपना असर रहेगा। साथ में जो मैं बार बार फ्री राशन की तरफ से बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ा ये गेम चेंजर बीजेपी के लिए निकल रहा है। इसको बहुत कम चुनावी पंडित इसको देख रहे हैं, ये है जमीन पर जाइए तो एक जो नीचे तबका है वो हर बार ये कहता है मुझे मोदी ने राशन दिया, मुझे योगी ने राशन दिया, तो मैं मोदी को वोट करूंगा। ये ऐसी बातें निकल कर सामने आ रही है। बड़ा मुद्दा भी गेम चेंजर बनने वाला है, फ्री राशन का मुद्दा। साथ में किसान लेके आए या वाले गए तो वो भी एक जो लाभान्वित है उसका तो अलग वोट बैंक है ही उनके पास में। लेकिन विकास का मुद्दा मैंने कहा अब यहाँ से शुरू होता है। विकास का मुद्दा बहुत जरूरी है कि आपको आवास दी, आपको पानी दी, आपको बिजली वाली व्यवस्था, बिजली बुंदेलखंड की बड़ी समस्या रही है। तो बिजली का बेशक जब सरकार बीजेपी सरकार आई तो बिजली पर काफी काम हुआ, काफी सुधार हुआ है। जहाँ बिजली 2-3 घंटे आती थी वहाँ बिजली को उन्होंने 8 से 10 घंटे कर दिया है और 24 घंटे बिजली आए उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। तो ये बिजली पानी ये व्यवस्था बुंदेलखंड एरिया में बहुत है। एटा ले लीजिए, आप कन्नौज ले लीजिए, भाई ये जो है देखिए जातिगत समीकरण हर जगह काम कर रहे हैं विकास के साथ में। देखिए क्या होता है कि जो पार्टियां होती है वो अपने अपने जो मुद्दे शूट करते हैं उनके ऊपर जाती है। साथ में जैसे रोजगार का मुद्दा है वो किसी भी पार्टी शूट नहीं करता है, इसीलिए उनका सुख उठाता है। बिल्कुल सत्ता में रहने वाली पार्टी रोजगार किसी पक्ष नहीं पाती है। सत्ता पक्ष के लिए रोजगार हमेशा एक जिसे कहा जाए कड़वा विषय रहता है और विपक्ष के लिए ये मुद्दा अच्छा रहता है। बार बार रोजगार का मुद्दा उठाया जा रहा है कि हाँ हम आएंगे तो इतने तुरंत रोजगार आवंटित करने का काम करेंगे। सपा बार बार कह रही है और सपा के अपने लुभावने वादे थे। तो विकास करने का बेशक काम करेगा, लेकिन साथ में अभी मैं कह रहा हूँ यहाँ भी जातिगत समीकरण काम करते हुए अभी नजर आएंगे। तो बीजेपी के लिए चिंता बार बार बनते दिख रहे हैं।
जाति फैक्टर के अलावा सांप्रदायिक मुद्दे पर भी कुछ वोटों के ध्रुवीकरण का मुद्दा होना चाहिए, क्या वो होगा तीसरे चरण में? माफ कीजिएगा, सवाल जातीय मुद्दा, विकास का मुद्दा, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का भी एक मुद्दा है जो साइलेंट फीचर के तौर पर हमारे आपके दिमाग में कौध रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल बिल्कुल, ये आप देखिए जाति का समीकरण तो जैसे कहा जाए कि सपा गठबंधन के लिए फायदेमंद की सीट है, फायदेमंद रिश्ता नजर आया पिछले 2 चरणों में, तो उसी पार्टी को आगे लेकर चल रही है। जाति का समीकरण हर पार्टी बनाती है, लेकिन हाँ बीजेपी की थोड़ी दिक्कत रही है। जो आपने कहा कि बिल्कुल गेंद आई है पाले में, इसका फायदा और नुकसान की बात कर आकलन है, लेकिन हाँ ये मुद्दा बीजेपी पूरी तरह से उठा रही है। और सबसे बड़ी बात ये इस पर इस हिजाब के मुद्दे पर अखिलेश यादव का एक भी बयान अभी तक नहीं आया। सबसे बड़ी बात ये है वो हमेशा इस बात को टालते रहे हैं, वो किसी के पक्ष में होते नजर नहीं आ रहे, ना हिजाब के पक्ष में ना हिजाब के विरोध में। तो ये इस बात को बीजेपी हाईलाइट भी कर रही है बार बार। बीजेपी का स्टैंड रहा है कि हिजाब नहीं होना है, लेकिन सपा ने अपना स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं किया। तो हिजाब वाला मुद्दा बेशक बढ़ेगा और तेज अवध की तरफ बढ़ेंगे और ज्यादा देखा ये मुद्दा होता जाएगा। और साथ में जो जिसे कहा जाए कि आज ठीक काम डालने का काम किया है वो है जो अभी जो कल जो अंडर ब्लास्ट केस का जो अभी फैसला आया है उसको भी बीजेपी ने जैसे कहा ना आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ये भी मुद्दा धीरे धीरे आगे पकेगा अभी ये मुद्दा और आगे से उठाया जाएगा कि सपा का नेता जिसका पुत्र आतंकी निकला उसको फांसी की सजा हुई है। तो ये बार बार दिखाया जाएगा कि जिस प्रकार जो केजरीवाल पे जैसे आरोप लग रहे थे उसी की तरह ठीक है सपा को एक तरह से घेरने की कोशिश है बीजेपी कर रही है कि हाँ सपा का हाथ आतंकी के साथ। तो बेशक ध्रुवीकरण विकास ये दोनों एक साथ साथ चलेंगे, कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा ये तो चरणों के हिसाब से तय होगा। जी अनूप, एक बड़ा सवाल है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी वहां पर या पूरे यूपी में आप कह सकते हैं एक बड़ी भूमिका अदा कर रही है। क्या हम इनको एक साइलेंट फीचर्स मान सकते हैं या बिल्कुल खत्म मामला इनकी तरफ से प्रयासों को जहां तक देखा जाए तो अच्छा प्रयास किया इन्होंने, लेकिन लड़ाई सिर्फ सपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है जैसा कि सब कह रहे हैं। आप किस नजरिए से देखते हैं इस सवाल के संदर्भ को? देखिए मेरा निजी अनुभव जो मैं जैसे देख रहा हूँ उसमें सबसे बड़ी इसमें ताकत अगर ऊपर आएगी वो आएगी सपा आएगी जिसको लोग कम आंक रहे हैं। फीचर आगे मेरे हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा दल बनेगी बसपा ये यूपी के चुनाव में। इसको अभी थोड़ा सा नकार है, लेकिन बीएसपी का अपना अब ये तीसरे चरण में बीएसपी का अच्छा खासा प्रभाव है और यहाँ बीएसपी को गेन करने की संभावना भी है, प्लस होने की संभावना है। तो बीएसपी जगहों पर सीटों पर ऐसा नजर आया है कि सपा जो बीजेपी से ज्यादा बसपा ने नुकसान किया है जिसका फायदा बीजेपी को मिला है। तो और रही बात कांग्रेस और आपकी तो उसके लिए प्रयास अच्छा कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए यूपी चुनाव में ज्यादा कुछ है नहीं। ये कांग्रेस भी जान रही समझ रही है और आपके जो है उनके लिए तो पंजाब ज्यादा रहा। देखिए अभी केजरीवाल का एक भी सभा यहाँ पे यूपी में नहीं हुई है, तो भाई सी बातें होगी इसको एक तरह से बस फॉर्मेलिटी तौर पर देख रहे हैं या कुछ एक दो सीटें आ जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा नजर होता दिखाई नहीं दे रहा। कांग्रेस और आपके लिए यूपी में ज्यादा कुछ करने को रह नहीं गया। ये मुकाबला जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी और सपा गठबंधन के बीच ही नजर आने वाला। लेकिन फिर कह रहा हूँ मैं कि बीएसपी इस बार तीसरा बड़ा दल बनने की तैयारी में नजर आ रही है और बन के देखिए दिखाएगी भी। देखिए इस बार जो क्षेत्रीय पार्टियां उसमें देखिए आरएलडी पश्चिम की तरफ प्रभाव है और जो पूरा बढ़ेगा मामला जैसे जैसा उसमें अनुप्रिया पटेल का भी बड़ा प्रभाव दिखाई देगा, साथ में बसपा का भी बड़ा प्रभाव दिखाई देगा। तो तीसरे चरण से अगर मैं यूँ कहूँ कि बसपा का भी उदय अच्छा होना चाहिए, जहाँ तक नहीं उदय अब वो तो बात की बात है, लेकिन जिस बसपा का भी उदय होगा इस चुनावी चरण में चुनावी मेले में और जाहिर सी बात है कि तीसरा बड़ा दल बसपा बनेगी, इसमें कोई दो राय अभी नहीं है, क्योंकि साइलेंट वोटर है बसपा का। वो बार बार बसपा के लिए बोल रहा है कि वोट करना नीचे जब जमीनी जब वोटरों से बात की गई है उन्होंने बसपा का बाकायदा नाम दिया, बसपा वोट देने की बात कही है। इसमें कोई भी राय नहीं कि बसपा फिर से खड़े होने की कोशिश कर रही है और तीसरा बड़ा दल बन जाए, इसमें कोई दो राय नहीं बन सकती है। जी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि तीसरा जो चरण है 13 सुरक्षित सीटों पर भी चुनाव होना है और महत्वपूर्ण अगर जातियों के हिसाब से देखें, जातीय फैक्टर देखें
तो ये एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है बहुजन समाज पार्टी की भी। आपने बिल्कुल सही कहा। अनूप, अंतिम सवाल है मेरा, और वो सवाल ये है कि जहां तक मतदान का प्रतिशत है, 2 चरणों में वो जो समझा जा रहा था, जो अपेक्षित था, वो नहीं दिखा है। तीसरे चरण को लेकर के आपका क्या आकलन है या अनुमान है? देखिए, पिछले 2 चरणों में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मतदान बहुत ज्यादा हुआ है। बाकी जगह जो है नीचे रहा, तो बिल्कुल ये समीकरण समझा जा सकता है कि जहाँ मतदान ज्यादा हुआ है वो किसके खिलाफ हुआ है, किसके पक्ष में, इसका आकलन लगाया जा सकता है। साथ में ये है कि हाँ, अभी जो पिछले चरण के चरण मतदान है, एक तो 2017 से 1% का ही डिफरेंस था, इससे बहुत ज्यादा हम नहीं कर। जिलेवार अगर हम मतदान देखें तो बेशक मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मतदान भारी हुआ है और महिलाएं अच्छी खासी तादाद में बाहर आ रही है, अच्छी बात है, भागीदारी बढ़ रही है, वो मतदान देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, अगर टोटल एवरेज बैलेंस देखें, अगर हम मतदान का फर्क इतना ज्यादा अपेक्षित कहा जाए कि बहुत भारी मतदान या बहुत भारी इनकम्बेंसी है या के पक्ष में लहर चल रही है, ऐसा भी देखने को शायद नहीं मिला। लेकिन हाँ, कुछ जिलों में जो सेकंड जो दूसरा चरण था उससे दिखाई दिया है कि हाँ, महिलाएं हर तरह का हिस्सा ले रही है, मतदान में भागीदारी बढ़ रही है और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में काफी अच्छा मतदान हुआ है। ऐसा अगर देखा जाए तो जिलों में थोड़ा सा मतदान बढ़ा है, जो इतना ज्यादा ध्यान किसी के सामने नहीं आया है। 2017 और 20 का फर्क रहेगा, कोई बहुत बड़ी लहर अगर हवा बंद नहीं, वैसा नहीं दिख रहा है, ना ही बहुत बड़ी सत्ता खिलाफ ऐसा भी। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि न तो इतनी बड़ी लहर दिख रही है और ना तो इनकम्बेंसी फैक्टर्स पर, एंटी इनकम्बेंसी का जो मामला है उस पर कोई बहुत प्रभावशाली तरीके से वोटर्स जो है वो आगे बढ़ रहे हैं उसको लेकर के, जहां तक ईवीएम पर तक जाना और वहां पर बटन दबाने का मामला है। तो ऐसे में मतदान का प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ेगा इसकी संभावना नहीं है। लेकिन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर बहुत ही सघन मतदान हो रहा है, भारी मतदान हो रहा है। इसको अगर देखा जाए तो मतदाता कहीं ना कहीं वोटर्स में ये बात आ सकती है कि उन्हें क्या करना है, इसलिए तीसरे चरण के मतदान में कुछ उत्साह दिख सकता है अगर हम उसको सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के नजरिए से न देखें तो। कुल मिलाकर तीसरा चरण बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है और इस चरण में अब जब वोटर्स अपना वोट डालेंगे, शाम को यह तय हो जाएगा कि कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। तय मानिए कि ये साफ लगने लगेगा कि 10 मार्च का रिजल्ट क्या होने जा रहा है। इसलिए तीसरा चरण बेहद महत्वपूर्ण है और इस चरण में वोटर्स किस तरह से उत्साहित होकर के मतदान केंद्रों तक पहुंचेंगे, एवी स्टार हर पल की खबर आप तक पहुंचाएगा। लेकिन उसके लिए आपको देखते रहना होगा एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।